सुधा का आत्महत्या करना विनोद की समझ से परे था। वह चाह कर भी उसके लिए कुछ न कर सका था, जिसके लिए उसका मन रह रहकर उसे कचोट रहा था। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए सुरेश कुमार गोयल की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है तिनके का सहारा। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो ज़रूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। उन दिनों हमारे पास कार नहीं थी। भारत से आए मुझे 7 साल हो गए थे, फिर भी कार नहीं खरीद पाया था। इंग्लैंड आने के बाद 2 साल तक तो पढ़ाई ही करता रहा। फिर नौकरी मिलने पर 1 साल तक पैसे जमा करके भारत शादी करने चला गया। शादी के बाद 3-4 साल गृहस्थी जमाने में लग गए। इसी बीच एक बेटी भी हो गई। रमा चाह कर भी नौकरी न कर सकी। हम सोचते छोटी सी बच्ची को किसी और की देखरेख में छोड़कर कुछ पैसे कमाने का लोभ करना अक्लमंदी नहीं है। भारत से निकट संबंधियों के पत्र बार बार आ रहे थे कि हम लोग कम से कम अनीता को अपने दादा दादी और नाना नानी से मिलवाने के लिए कुछ दिनों के लिए तो ज़रूर आएं। अनीता को पैदा हुए 3 साल हो चले थे। रमा और मैं यही सोच रहे थे कि अगर एक और बच्चा हो जाए तो अपनी पूरी गृहस्थी को साथ लेकर ही भारत जाने का प्रोग्राम बनाया जाए। लेकिन माँ का पत्र आ गया कि अगर इस बार गर्मी की छुट्टी में हम लोग भारत नहीं आए तो वह और पिताजी इंग्लैंड आने का प्रोग्राम अवश्य बनाएंगे। माँ के इंग्लैंड आने के इरादे ने शायद रमा को परेशान कर दिया। शायद वह उन लोगों के लिए यहाँ से हवाई टिकट भेजने के पक्ष में भी नहीं थी। इससे पहले कि मैं अपने माता पिता को कुछ महीनों के लिए इंग्लैंड बुलाने के ख्याल को अपने दिमाग में पनपने देता, रमा ने अपने माता पिता को सूचित कर दिया कि वह अनीता को लेकर 4-5 हफ्तों के लिए मार्च में भारत आ रही है। रमा के रुख को देखकर मैंने भी अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। रमा की एक सहेली का पति एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। उसके जरिए काफ़ी सस्ता टिकट मिल गया। इंग्लैंड में खुद की कार का न होना सबसे ज़्यादा तब अखरता है जबकि भारत जाना होता है। लेकिन वह तो भला हो दिनेश का, जो हमें एक रात अपने एक कमरे में ठहराने को राजी हो गया। मैं और दिनेश एक साथ ही मैनचेस्टर में पढ़ते थे। मैं पढ़ाई के बाद कार्डिफ में यूनिवर्सिटी में पढ़ाने आ गया था और दिनेश लंदन में नौकरी करता था। वह साल में 1-2 बार हमसे मिलने आ जाता था। दिनेश रेलवे स्टेशन से हमें अपने कमरे पर ले आया। अनीता तो उससे पहले भी कई बार मिल चुकी थी, इसलिए फौरन ही उससे हिल मिल गई। रमा रसोई में खाना बनाने लगी। हम उड़ान के समय से काफ़ी पहले ही दिनेश के निवास स्थल से हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। चेक इन की लाइन काफ़ी लंबी थी। पूरे आध घंटे बाद नंबर आया। हवाई उड़ान में अभी 1.5 घंटा था। मेरे ख्याल से आप अब जाइए, क्योंकि कार्डिफ की गाड़ी भी पकड़नी है, रमा ने कहा। भाभी जी, आप इसकी फिक्र मत करें, मैं इन्हें कार से स्टेशन पर छोड़ आऊँगा, दिनेश बोला। जब तक आपका विमान उड़ नहीं जाता तब तक हमें यहीं रहना चाहिए। मैंने फ्रीजर में सारी चीज़ें रख दी हैं। हर डिब्बे में लेबल भी लगा रखा है। ध्यान से उनको निकाल कर समय पर खा लेना और अपना ख्याल रखना, रमा बोली। फिर कुछ ही समय बाद रमा और अनीता मेरी आंखों से ओझल हो गईं। मैं और दिनेश विमान की उड़ान भरने के तुरंत बाद तेज कदमों से बाहर की ओर चल पड़े। रेलवे स्टेशन तक दिनेश मुझे कार से छोड़ गया। कार्डिफ जाने वाली 9 बजे की गाड़ी समय पर ही आ रही थी। मैंने वापसी टिकट खरीद रखा था। गाड़ी लंदन से आ रही थी और कार्डिफ तक बीच में एक बार ही रुकती थी। दिनेश को मैंने जिद करके वापस भेज दिया था। इतवार की रात को रेडिंग स्टेशन से कार्डिफ जाने वाले गिने चुने यात्री ही थे। इंग्लैंड में रेलगाड़ियाँ किस कदर खाली चलती हैं, यह देखकर तो भारत के रेल यात्री हैरान ही हो जाएं। ट्रेन आई तो डिब्बे में मैं बैठ गया।
कुल मिलाकर 7-8 यात्री ही वहाँ पहले से बैठे थे। मैं रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु रात के अंधेरे में दूर सड़क पर चलने वाली कारों और ट्रकों की रोशनी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरी ओर एकटक देख रहा है। कुछ दूरी पर बैठी एक महिला मुझे गौर से देखे जा रही थी। मैंने नज़र बचाकर उसे देखने की कोशिश की तो वह भारतीय सी लगी। उम्र 30-32 के आसपास होगी। मैं बाथरूम जाने के बहाने उठ खड़ा हुआ। रास्ते में उस महिला की ओर तीखी नज़र से देखा और फिर बाथरूम के अंदर चला गया। कुछ देर बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गया। मेरा अंदाज़ा ठीक ही निकला। वह महिला शायद मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिली तो मेरी मुस्कान का उसने ठीक सा ही उत्तर दिया। आप कहाँ जा रही हैं? मैंने पूछा। जहाँ तक यह ट्रेन ले जाएगी, वह बोली। कार्डिफ तक? आप यहाँ आ जाइए। वहाँ ट्रेन में यात्रा करते समय मुंह को सी लेना पड़ता है। या तो ट्रेन में यात्री होते ही नहीं और होते भी हैं तो कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करता। मैंने उसकी बात मान ली। अपनी सीट से बैग लेकर आ गया और उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। मेरा नाम विनोद है। मैंने अपना परिचय दिया। अब कार्डिफ तक समय अच्छा कट जाएगा। उसने हाथ जोड़ दिए, लेकिन कुछ देर तक अपना लक्ष्य नहीं बताया। मैंने भी सोचा कि अगर नाम नहीं बताना चाहती तो न बताए। उसके पास भी खास सामान नहीं था। एक छोटी सी अटैची ऊपर रैक पर रखी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह मुझसे बातें करना भी चाहती है, परंतु नहीं जानती कि शुरुआत किस तरह से की जाए। आप कार्डिफ में क्या करते हैं? आखिर उसने पूछ ही लिया। मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। आदत से लाचार होकर पर्स से अपना कार्ड निकालकर उसको दे दिया। कार्ड को देखकर वह खिल उठी। अरे, आपकी और मेरे मायके वालों की जाति एक ही है। इस रिश्ते से तो आप मेरे भाई हुए। मेरा नाम सुधा है भाई साहब। कार्डिफ का स्टेशन 50 मिनट बाद आने वाला था। हमने पता नहीं कितने विषयों पर बातें की होंगी। उसे मेरे छोटे से घर संसार के बारे में सब कुछ मालूम हो गया था। मुझे भी सुधा के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हो चुका था। सुधा आगरा की रहने वाली थी, लेकिन ससुराल दिल्ली में थी। 1 साल पहले उसकी शादी रवि से हुई थी। उसका पति रवि लंदन में डॉक्टर था। कार्डिफ कुछ दिनों के लिए अकेली घूमने के ख्याल से आई थी। इस बारे में मैंने उससे कुरेद कर पूछने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर कहाँ ठहरोगी? मैंने पूछा। आप मुझे अपने ही घर क्यों नहीं ले जाते? उसके प्रश्न ने मुझे चौंका दिया। अगर रमा यहाँ पर होती तो ज़रूर ले जाता। पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? मैंने अचकचा कर कहा। मैंने तो वैसे ही कहा था। खैर, मैं यहाँ सागर तट के किसी होटल में ठहरूंगी। जिस कार्य के लिए आई हूँ वह 2-3 दिन में निपट ही जाएगा। मैंने जीवन में कभी भी समुद्र नहीं देखा है। देखने की बहुत लालसा है। कार्डिफ का रेलवे स्टेशन आ गया। मुझे तो अभी लोकल ट्रेन पकड़नी थी। सुधा से नमस्ते करके मैं लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। सुधा कुछ क्षण मेरी ओर देखती रही, फिर वह स्टेशन के बाहर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गई। सोमवार का दिन मेरे लिए काफ़ी कामकाज का होता है। शाम को भी मेरा 1-8 घंटे लेक्चर होता है। 8 बजे लेक्चर ख़त्म करके बस और लोकल ट्रेन पकड़कर 10 बजे तक घर पहुंच पाता हूं। 8 बजे लेक्चर ख़त्म करके मैं ऑफिस में अपना ब्रीफकेस लाने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में एक पुलिस अफसर ने मुझे रोका। क्या आप ही डॉक्टर विनोद हैं? हाँ, मैं ही डॉक्टर विनोद हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से उत्तर दे पाया। आपको मेरे साथ अस्पताल चलना पड़ेगा, पुलिस अफसर बोला। मेरे पास कार है। अस्पताल क्यों? मैंने पूछा। क्या इसी समय चलना होगा? किसी लाश की शनाख्त करनी है। मैं आपको कार से आपके घर छोड़ आऊँगा, पुलिस अफसर बोला। कार में मेरे और उस पुलिस अफसर के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।
अस्पताल के दरवाजे पर ही मुझे एक दूसरा अफसर मिला। वही शायद केस की छानबीन कर रहा था। वह बोला, मेरा नाम सार्जेंट विल्सन है। हमें एक औरत की लाश मिली थी जो एक होटल में ठहरी हुई थी। उस औरत के कमरे से हमें उसकी पहचान के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। होटल में जिस नाम, पते और फ़ोन नंबर को उसने दर्ज कराया था, उस पते और फ़ोन नंबर पर कोई था ही नहीं। उसने अपना पता ही गलत लिखाया था। लेकिन मेज पर मेरा कार्ड जरूर पड़ा था, जिसके सहारे पुलिस मुझ तक आ पहुंची थी। सार्जेंट विल्सन की बात का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ ही देर में हम एक बड़े कमरे में जा पहुँचे। हमें आता देख एक आदमी अपने ऑफिस से बाहर आया। सार्जेंट के आँख के इशारे को समझ वह कमरे के दूसरे कोने में एक मेज पर रखी लाश की ओर बढ़ा। फिर उसने लाश के चेहरे से चादर हटा दी। क्या आपने इस औरत को कभी देखा है? सार्जेंट ने मुझसे पूछा। उस लाश को देखते ही मेरे मुख से चीख निकल गई। अरे, यह तो सुधा है, जो मेरे साथ कल ट्रेन से कार्डिफ आई थी। इस औरत ने होटल के रजिस्टर में अपना नाम कमला लिखा था। सार्जेंट ने कहा, आपको मेरे साथ बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। फिर आपको पुलिस की कार आपके घर तक छोड़ आएगी। यह घर से भागी महिला का केस है, जो शायद आत्महत्या के इरादे से ही कार्डिफ आई थी। हमें सबसे पहले तो इसके घर वालों को ढूंढना होगा। सार्जेंट बड़बड़ाए जा रहा था। पुलिस स्टेशन पर अपना बयान देकर जब मैं पुलिस कार से घर पहुंचा, तो रात के 1 बज चुके थे। लगभग 1 हफ्ते तक सुधा के बारे में स्थानीय अखबारों में काफ़ी कुछ छपता रहा कि वह रहस्यमयी हिंदुस्तानी औरत कौन थी। उसकी लाश को शायद कोई लेने भी नहीं आया। बाद में लाश को विद्यार्थियों द्वारा चीड़-फाड़ करने के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। उस हादसे को 10 साल से ऊपर हो गए हैं। मैं शायद जीवन भर सुधा को नहीं भूल पाऊंगा। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है, परंतु मैं तो सुधा के लिए तिनके का सहारा भी नहीं बन पाया। अपने मित्रों और संबंधियों में चाहे मैं अपने इरादों में लोहे से भी मजबूत हूँ, परंतु मेरा हृदय मुझे बार बार धिक्कारता है कि मैं एक भाई बहन का रिश्ता कायम करने वाली भारतीय युवती के लिए तिनके का सहारा भी नहीं बन पाया। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की ज़रूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।